आधी रात का समय था। झारखंड के गिरिडीह में स्थित राजधनवार में सन्नाटा पसरा हुआ था। अवन अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक चटाई पर सोया हुआ था। अचानक उसके माथे पर पसीना आने लगा और उसका चेहरा डर व उलझन से भर उठा। वो बेचैनी से करवटें बदलने लगा और हांफते हुए उठ गया। ये सपना फिर से। आखिर इसका मतलब क्या है? अगली सुबह गांव के चौपाल पर धर्मपाल, अवन के पिता, बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग लोग उनके पास बैठे बातें कर रहे थे। अवन तेज कदमों से वहां आ पहुंचा। पिताजी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ अवन, कहो बेटा। क्या बात है, बताओ। पिताजी, मुझे कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है। और अब तो मैं हर रात वही सपना देखने लगा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरे अवन, सपने तो सपने ही होते हैं। इंसान दिन भर जो देखता सोचता है, वही रात में उसे सपनों में भी दिखाई देता है। इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। अवन के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए धर्मपाल अब थोड़ा गंभीर होते हुए बोले। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम्हारे सपने में आता क्या है? मैं देखता हूँ कि कोई धुंध भरा रास्ता है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। दूर कहीं एक विशाल ज्ञान सागर लहरा रहा है, जिसकी लहरें डरावनी आवाज कर रही हैं। अचानक कोई मुझे पुकारता है, लेकिन आवाज साफ नहीं आती। मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरा शरीर जैसे जकड़ जाता है। मेरे कदम भारी हो जाते हैं और अचानक से फिर एक तेज चमक होती है और मुझे एक सिंहासन दिखाई देता है, बहुत भव्य और सोने का बना हुआ। और उस पर कोई बैठा होता है, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता। जैसे ही मैं पास जाता हूँ, वो दृश्य गायब हो जाता है और तभी मेरी नींद खुल जाती है, बस। धर्मपाल की भौहें सिकुड़ गईं। आसपास बैठे लोग भी एक दूसरे को देखने लगे। देखा जाए तो सच में, वाकई में एक विचित्र सपना है। लेकिन बेटा, सपनों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कई बार दिमाग हमसे खेल भी खेलता है। इसीलिए ज्यादा मत सोचो। ख्याल रखो अपना। अवन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। वो वहां से चला गया। धर्मपाल उसे जाते हुए देखते रहे। अवन सीधे अपने खेत में चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसका बचपन का दोस्त और गांव का शिल्पकार वरुण वहां आ पहुंचा। वरुण हमेशा शांत और मददगार स्वभाव का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। अरे अवन, अरे भाई, यहाँ अकेले बैठे हो, क्या बात है? अवन ने वरुण को पूरा सपना सुनाया। ओह, ये तो सच में बड़ा अजीब सा सपना है अवन। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है? मुझे लगता है तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो इन रहस्यों को समझता हो, जैसे कि गांव के सरपंच रामदयाल। हाँ। अरे यार, क्या बताऊं मैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं जितना सोचता हूँ उतना उलझ जाता हूँ। ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा ज्ञानी बता सकता है कि आखिरकार माजरा है क्या। हम्म चलो भाई, मैं भी जरा कुछ लकड़ी के काम से जा रहा हूँ। तब तक तुम सोचो। इतना बोलकर वरुण वहां से चला गया। अवन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसके कानों में उसकी प्रेमिका कावेरी की आवाज टकराई। अवन, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? अवन कुछ पल चुप रहकर कावेरी को देखता रहा और कावेरी को अपने सपने के बारे में बताने लगा। गांव के सरपंच रामदयाल बहुत ज्ञानी माने जाते हैं। वो बड़े बुजुर्ग हैं। शायद वो तुम्हारे सपने का रहस्य जान सकते हैं। क्या क्या तुम मुझे उनके पास ले जा सकती हो? अवन और कावेरी गांव के सरपंच रामदयाल के घर पहुंच गए। सरपंच रामदयाल अपने आंगन में बैठे थे, लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। वो कावेरी और अवन को देखकर मुस्कुराए। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? सरपंच जी, बात यह है कि मुझे कुछ दिनों से एक विचित्र सपना आ रहा है। मैं बहुत व्याकुल हूँ। कृपया कृपया करके मुझे इसका अर्थ बताइए। सरपंच रामदयाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद आंखें खोलकर रहस्यमय अंदाज में बोले। तुम्हारा सपना साधारण नहीं है वत्स। ये संकेत है तुम्हारे भविष्य का और तुम्हारे पूर्व जन्म के अतीत का। तुम्हारा भाग्य किसान के जीवन से बहुत दूर किसी राजमहल से जुड़ा हुआ है। अवन चौंक गया। कावेरी भी हैरान रह गई। लेकिन सरपंच जी, इसका अर्थ क्या है? मतलब मैं तो बस एक साधारण सा किसान हूँ। मैं तुम्हारे सपने का पूरा अर्थ नहीं जानता। तुम्हें पूरे रहस्य को खुद ही जानना होगा। तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन होगी।
तुम्हें एक विशाल ज्ञान सागर को पार करना होगा, जहां एक वयोवृद्ध साधु रहते हैं। वो किसी से नहीं मिलते, लेकिन हाँ, शायद वो तुम्हारे सपने का रहस्य जानते हो। तुम्हें अपने अंदर छिपी उस अज्ञात ऊर्जा का भी ध्यान रखना होगा। वो तुम्हें सही राह दिखाएगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर ये मेरी नियति है तो मैं इस यात्रा पर अवश्य जाऊंगा। इतना बोलकर अवन कावेरी को लेकर वहां से चला आया। क्या बात है बेटा? क्या हुआ अवन, बताओ। पिताजी, मैं एक यात्रा पर जाना चाहता हूँ। क्या कहा? कहाँ जाना चाहते हो और क्यों? अवन सरपंच रामदयाल की उस बात को धर्मपाल को बताने लगा। बेटा, सपनों के पीछे भागना कभी कभी घातक भी हो सकता है। ये मत भूलो कि तुमने इस गांव में जन्म लिया है और यहीं पर तुम्हारा घर है। और हम बड़े बुजुर्ग हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं। ये भी ध्यान रखो, ठीक है? पिताजी, अगर मेरा सपना मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है तो मुझे इसका उत्तर खोजना ही होगा। अगर तुम अडिग हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन हाँ, यह यात्रा आसान नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना बेटा। अवन कावेरी के पास चला गया। कावेरी नदी के किनारे खड़ी थी। तुम सच में जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना होगा कावेरी। शायद मेरे अस्तित्व की खोज है ये मेरे पूर्व जन्म के सत्य की खोज है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं, ये यात्रा आसान नहीं होगी कावेरी। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो? अरे बस बस, ऐसा नहीं कहते। मैं कभी तुम्हें नहीं भूल सकता कावेरी। मेरा दिल केवल तुम्हारा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर लौटूंगा, निश्चिंत रहो। कावेरी वहां से चली गई और अवन एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए एक विचित्र स्थान पर पहुंच गया। वहां चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वो धीरे धीरे चलते हुए एक कुटिया के सामने पहुंचा। अंदर से एक कांपती हुई आवाज। कौन हो तुम? यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता। अवन ने कुटिया के अंदर देखा। अंदर एक वयोवृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बहुत गहरी और रहस्य से भरी हुई थी। मैं अवन हूँ और मैं अपने सपनों की सच्चाई जानना चाहता हूँ। तुम्हारा यहाँ तक आना ही ये सिद्ध करता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बताओ, क्या सपना देख रहे हो? अवन अपने सपने के बारे में विस्तार से बताने लगा। ये सपना तुम्हारे अतीत का प्रतिबिंब है वत्स। सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म का भी। तुम कोई साधारण किसान नहीं हो। तुम शाही रक्त से जुड़े हुए हो। तुम्हारे सपने में जो सिंहासन दिखाई देता है, वो तुम्हारे पूर्व जन्म का सिंहासन है। क्या मैं मैं मुगल परिवार से हूँ? क्या मैं पिछले जन्म में राजा था? तुम्हें राज धनवार जाना होगा। सपने कभी कभी सिर्फ कल्पना नहीं होते बेटा। कुछ सपने हमारी भूली हुई हकीकत को दिखाते हैं। तुम जिस रहस्यमयी दृश्य को बार बार देखते हो, वो सिर्फ एक सपना नहीं, तुम्हारा अतीत है। तुम्हारे अंदर एक विशिष्ट ऊर्जा है जो तुम्हारे मुगल रक्त की निशानी है। वही तुम्हें यहाँ तक ले आई है और वही तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृतियों को याद दिलाएगी। मेरा अतीत? लेकिन मेरा अतीत तो गांव से शुरू हुआ था। मुझे तो इतना ही याद है कि पिताजी ने मुझे पाला पोसा। कभी सोचा है कि तुम्हें ही बार बार वो सपना क्यों आता है? तुम्हारा असली घर राज धनवार का महल है। क्या तुम्हारे शरीर पर कोई अजीब निशान है? क्या मुगल साम्राज्य परिवार के पुरुषों के शरीर पर एक विशेष चिन्ह होता है? अवन हड़बड़ाकर अपना कंधा देखने की कोशिश करने लगा। वो धीरे धीरे अपनी कमीज का दायां हिस्सा खींचने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, मतलब निशान तो है। ये तो बचपन से है। अब समझ आया। अब तुम्हें अपना उत्तर ढूंढना होगा। तुम्हें इतनी आसानी से वहां के वासियों पर विश्वास नहीं करना होगा। वहां जाने से पहले
तुम्हें अपने दिमाग में एक बात बैठानी होगी कि राजधनवार राज्य के हर कदम पर तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं। और अगर वहां पर तुम्हारे किसी शत्रु ने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मुगल साम्राज्य खून से हो, तो फिर वो तुम्हारी हत्या तक कर सकते हैं। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। ने लगा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से उनके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी प्रकट हो गई। साधु ने उस अंगूठी को अवन को देते हुए बोला, अगर तुम मुसीबत में घिर गए और तुम्हें कोई रास्ता न दिखे, तब तुम इस अंगूठी को निकालना। इस अंगूठी का चमत्कार तभी तुम्हें देखने को मिलेगा, और इसे छुपा कर रखना। अब कोई सवाल मत करना, तुम जा सकते हो। साधु की झोपड़ी से बाहर निकलकर अवन वहां से सीधे राजधनवार की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद अवन भूखा प्यासा थका हारा राजधनवार की सीमा पर पहुंच गया और वहां के बाजार में टहलने लगा। बाजार में हलचल थी। ठेले वाले आवाज लगा रहे थे, लोग सामान खरीद रहे थे। एक बूढ़ा सैनिक वीरभद्र, झुकी हुई कमर लेकिन आंखों में अभी भी सतर्कता थी, वो अवन की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। अवन वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैनिक वीरभद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रुको रुको रुको, नवयुवक तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक यात्री हूँ, बस यूं ही शहर घूमने के लिए आया था। अवन जल्दी से सैनिक वीरभद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर भीड़ में खो गया और सीधे राजधनवार के महल के बाहर पहुंच गया। तभी एक पुरानी दासी महल के द्वार से बाहर आई। संयोग से उसकी नजर अवन पर पड़ गई। ये चेहरा, ये नाक नक्श, नहीं, ये तो वो। दासी अवन के नजदीक पहुंची। तुम ठीक युवराज की तरह दिखते हो। अवन तुरंत नजरें चुराता हुआ वहां से चला गया। हाँ, अगर सच में मेरा कोई संबंध इस महल से है, तो क्या यहाँ मेरे दुश्मन भी हैं? अगर मैं सीधे जाकर सच बताने की कोशिश करूं, तो क्या कोई मानेगा? वो गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, हाँ, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी पहचान असली मुगल साम्राज्य वारिस के रूप में सामने आ गई, तो षड्यंत्रकारी मुझे खत्म कर सकते हैं। मुझे चुपचाप सही समय का इंतजार करना होगा और महल के अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना ही होगा। अवन उस बूढ़े सैनिक वीरभद्र के पास पहुंचा। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं बाजार में तुम्हारे सामने से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तो तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया था? तुम मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे? और जब मैं यहाँ महल में आया तो एक बूढ़ी दासी भी मुझे देखकर चौंक गई। आखिर क्यों? बात क्या है? क्योंकि क्योंकि तुम्हारी शक्ल राजा सूर्यदेव के पुत्र युवराज से बहुत मिलती है। हाँ, क्या? तो बताओ, आखिरकार आखिरकार सच क्या है? सुनो, कई साल पहले सूर्यदेव का पुत्र केवल 6 वर्ष का था। किसी ने उसे मारने की साजिश रची थी। उस रात उस महल के अंदर ही एक गद्दार मौजूद था, जिसने युवराज को खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन किसी वफादार सैनिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया और उसे दूर किसी गांव में छोड़ आया। अवन के अंदर अजीब हलचल होने लगी। उसे अचानक अपने सपने की याद आई। वही चित्र, वही भागने वाला व्यक्ति, वही चीखें। क्या क्या ये सपना? हाँ, ये सब मेरे बचपन का सच था। तभी, हाँ, जब मैंने बाजार में तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, तब मैं तुम्हारे कंधे पर बना मुगल साम्राज्य निशान देख चुका था। यह निशान केवल मुगल साम्राज्य रक्त वालों के पास होता है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तुम ही हमारे युवराज हो। हाँ, तुम ही हमारे युवराज हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? देखो, मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं युवराज, मैं तुम्हें वर्षों से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे पिता राजा सूर्यदेव तुम्हारी याद में बीमार पड़ गए और तुम्हारी माँ रानी तुम्हारे गम में संसार को छोड़ गई। मैं धोखा नहीं खा सकता। तुम युवराज हो, तुम ही युवराज हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे अपने पिता से मिलना होगा। युवराज, तुम्हारे पिता ने वर्षों से तुम्हारा इंतजार किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने हक के लिए खड़े हो। चलो, मैं तुम्हें राजा सूर्यदेव के पास ले चलता हूँ। राजा सूर्यदेव एक बड़े राजसी बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा कमजोर दिख रहा था। बूढ़ा सैनिक अवन को उनके सामने ले गया। महाराज की जय हो महाराज। यही वो खोया हुआ युवराज है जिसे वर्षों पहले मारने का प्रयास किया गया था। ये रहा। हाँ। राजा सूर्यदेव के चेहरे पर अचानक हलचल होने लगी।
उनकी आंखें भावनाओं से भर आईं। हाँ, लेकिन तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मैं तो पिछले 25 वर्षों से अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। महाराज, मैंने स्वयं युवराज के कंधे पर मुगल साम्राज्य निशान देखा है, वो निशान जो सिर्फ राजघराने के वारिस के पास होता है। राजा सूर्यदेव की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वर्षों से तुम्हारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरे बेटे, मेरे युवराज। तभी राजा सूर्यदेव का मंत्री कपटेश्वर कमरे में प्रवेश कर गया। उसका चेहरा पहले तो खुशी से जगमगा उठा, लेकिन जैसे ही उसने अवन को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो वरुण की आंखों की गहराई से मिलती जुलती थी। मंत्री कपटेश्वर, अरे देखो देखो देखो, युवराज वापस आ गए। अरे हमारा युवराज लौट आया। आज आज बहुत खुशी का अवसर है। तुरंत तुरंत सैनिकों को बुलाओ, आज जश्न होगा। आज त्योहार के सरीके जश्न होगा, सैनिकों को बुलाया जाए। मंत्री कपटेश्वर ने तुरंत कुछ सैनिकों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक दरबार में आ गए और राजा सूर्यदेव के सामने खड़े हो गए। इस युवक को, जिसका नाम अवन है और जो वास्तव में इस महल का युवराज राजकुमार है, इसे गिरफ्तार कर लो। इसे घसीटते हुए कारागार में डाल दो। ले जाओ इसे। अवन ये सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। उसने राजा सूर्यदेव की ओर देखा, मानो कोई गलती हो गई हो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता हैं। हमने जो कहा वही सच है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ आकर तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन मेरे पिता है ना वो। हम तुम्हारे पिता नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के जैसे दिखते जरूर हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता के हम शक्ल हैं। हाँ। तुम्हारा पिता हमारा बड़ा भाई था। बाकी सवालों के जवाब तुम्हें कुछ देर के बाद मिलेंगे। हाँ। चिंता मत करो, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा। ले जाओ इसे। सैनिकों ने तुरंत अवन को जकड़ लिया और घसीटते हुए कारागार में डाल दिया। अंधेरे कारागार में सिर्फ एक बूढ़ी औरत कैद थी। जैसे ही अवन अंदर गया, बूढ़ी औरत उसे देखकर चौंक गई। मैं पिछले 20 वर्ष से इस कारागार में बंद हूँ। यहाँ कोई दूसरा कैदी नहीं डाला जाता, तो तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? तुम जरूर कोई खास हो। कौन हो तुम? अवन उस बूढ़ी औरत को सारी घटना बताने लगा कि कैसे वो एक विचित्र सपना देखते देखते यहाँ तक पहुंच गया। ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अवन ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास छलकने लगा। ये सब कुछ मेरे समझ के परे है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये जान लो कि जो इस समय राजधनवार का राजा है, वो राजा सूर्यदेव नहीं, बल्कि उसका छोटा भाई राजा अंधकार देव है। और मंत्री कपटेश्वर वही है जिसने ये सब साजिश रची है। और तुम्हारा दोस्त वरुण, वो भी उसी का भेजा हुआ है। अवन हक्का बक्का रह गया। अंधकार देव अपने बड़े भाई, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की बलि चढ़ाए तो उसे असीम शक्ति मिलेगी। अंधकार देव लालच में आ गया। उसने तुम्हारे पिता को मार दिया जब तुम सिर्फ 6 वर्ष के थे। फिर वो तुम्हें भी मारने के लिए तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता का एक वफादार सैनिक तुम्हें उठाकर कहीं दूर ले गया। अवन स्तब्ध रह गया। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। अंधकार देव ने बहुत ढूंढा, लेकिन तुम्हें नहीं पा सका। गुस्से में आकर उसने मुझे बंदी बना दिया, लेकिन क्योंकि वो 3 बलियां नहीं चढ़ा सका, राक्षस उससे नाराज हो गया और तब तक उसे कमजोर बना ही रखने का श्राप दिया। जब तक वो अपना काम पूरा न कर ले, तभी से वो तुम्हें खोज रहा है। और अब तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
उसी समय कारागार के बाहर राजा सूर्यदेव उर्फ राजा अंधकार देव, बूढ़े सैनिक जो अंधकार देव का वफादार बन चुका था, और मंत्री कपटेश्वर जिसकी आंखों में अब भी वही कपटी चमक थी जो वरुण की आंखों में थी, के साथ अंदर आ पहुंचा। राजा अंधकार देव अवन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी अवन को याद आया कि बूढ़े बाबा ने उसे एक अंगूठी दी थी। उसने झटपट अंगूठी निकाली और जैसे ही उसने उसे उठाया वो रंग बिरंगी रोशनी से चमकने लगी। इस बार अवन ने अपनी अंदरूनी नीली चमक को भी अंगूठी से जुड़ते हुए महसूस किया। उसकी शक्ति और बढ़ गई। उसे अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति भी वापस मिल गई। उसे याद आया कि कैसे वो एक शक्तिशाली राजा था और कैसे अंधकार देव ने उसके साथ विश्वासघात किया था। अगले ही पल वो चमक सीधी राजा अंधकार देव, बूढ़े सैनिक और मंत्री कपटेश्वर पर पड़ी और तीनों चीखते हुए जलकर राख में बदल गए। यही वो सैनिक है जिसने तुम्हें बचाया था। बूढ़े सैनिक वीरभद्र, जो असली वफादार सैनिक थे और अंधकार देव के सैनिक के जलने के बाद दिखाई दिए, ने अवन की ओर देखा और उसे पहचान लिया। मैंने तुम्हें अंधकार देव के चंगुल से बचाकर एक दूरस्थ जंगल में छोड़ दिया था। कुछ ही देर में पूरे राज्य में घोषणा हो गई कि असली राजा सूर्यदेव का पुत्र और उनके पूर्व जन्म का राजा लौट आया है। जनता क्रोधित हो उठी। राजा अंधकार देव और मंत्री कपटेश्वर की सच्चाई जानकर उसे कोसने लगी। कुछ दिनों बाद अवन अपने गांव लौटा और कावेरी से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कावेरी, मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो मैं आ गया। तुमने सच कहा था। उसने अपने पिता धर्मपाल से भी भेंट की और उन्हें अपने पूर्व जन्म का रहस्य बताया। धर्मपाल ने खुशी और गर्व के साथ अपने बेटे को गले लगा लिया। अवन ने राजधनवार में न्याय और शांति बहाल की और अपनी प्रजा का प्रिय शासक बन गया, जैसे वो अपने पूर्व जन्म में था।